नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके भविष्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की लगातार मांग आ रही थी कि सर हमें इंडियन ज्योग्राफी भी प्रारंभ करवाएं ताकि कंपटीशन एग्जाम में हम इसका ज़्यादा फायदा ले सकें। तो इसी श्रेणी में मैं आप लोगों के लिए भारत का भूगोल जो पार्ट है वो प्रारंभ करने जा रहा हूँ। और ये जो भारत का भूगोल का जो पार्ट है ये बेसिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब में आएगा, यानी हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही है, लेकिन जो अपने बोलते हैं पटवारी पुलिस, इसमें भी भारत का जो भूगोल का ये जो पार्ट है ये मुख्य रूप से पूछा जाता है। इसीलिए जो बच्चे रीट, पटवारी, पुलिस इनकी तैयारी कर रहे हैं, एसआई, आरएएस, आईएएस, वो जरूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जो जानकारी है वो आप तक पहुंच सके और अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाएं। दोस्तों, सबसे पहले जब भी कोई चीज हम प्रारंभ करते हैं हमें उसकी बेसिक जानकारी होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीछे रह जाओगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप जो है इनकी महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो क्या करें, याद रखें। हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। और भारत के भूगोल में जो हमारा पहला पार्ट है वो परिचय से संबंधित है। और जैसे परिचय से संबंधित हम बात करेंगे, आपको हमें याद होना चाहिए इसका नामकरण कैसे पड़ा। यानी इसका नामकरण जो है वो भारत कैसे पड़ा, या इसे हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है, या इसे इंडिया क्यों कहते हैं। तो ये सारी की सारी जो जानकारी है ये आपको होनी आवश्यक है। तो इस पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि भारत आज नहीं, वैदिक काल और वैदिक काल से पहले सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता भारत में विद्यमान थी, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में गिनी जाती है। और विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदी घाटियों के किनारे विकसित हुई। अब जैसे हम नदी घाटियों की बात करते हैं तो आपको पता है मिस्र की सभ्यता आती है, दजला फरात की सभ्यता आती है, चीन की सभ्यता आती है। ये सारी की सारी जो सभ्यताएं वो नदी घाटियों के किनारे क्या हुई हैं, विकसित हुई हैं। और भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता जिसे हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वो भी किस नदी के किनारे विकसित हुई, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। और सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के पीछे कारण ये कि प्राचीन समय में मनुष्य जो था वो आखेट होकर शिकारी करता था, और जहां पर उसे ये आसानी से मिल जाती थी उसके आसपास मनुष्य घर बनाकर निवास करने लगता। अब घर का अर्थ ये नहीं है मकान बनाना, घर का अर्थ या तो वो झोंपड़ी में या किसी गुफा में या किसी पेड़ के तने के नीचे वो क्या करता था, अपना जीवन बिताता था। तो इस व्यवस्था में भारत जो है वो प्राचीन समय में विश्व का सबसे महत्वपूर्ण देशों में क्या किया जाता था, गिना जाता था। अब आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत का जो उल्लेख है या इस भौगोलिक प्रदेश का जो उल्लेख वो हमें किस पुस्तक में मिलता है। अगर मैं कहूं कि विश्व की सबसे प्राचीन जो पुस्तक है वो ऋग्वेद है। कौन सी है, ऋग्वेद, जो भारत में पाई जाती है। यानी भारतीयों द्वारा विश्व की सर्वप्रथम जो पुस्तक है वो प्रदान की है। वेद जो है, वेद में 4 वेद है, ऋग्वेद, सोमवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद। मेरे को उत्तर बताइए कि कौन सी पुस्तक में भारत का उल्लेख मिलता है, नामकरण का उल्लेख मिलता है, जल्दी से उत्तर दीजिए। और हम जो उत्तर है नहीं, किसी का विषय नहीं, ऋग्वेद नहीं है। और सर्वप्रथम जो उत्तर मिलता है वो मिलता है भागवत पुराण के
5वें स्कंद जो है, 5वें स्कंद में इस भौगोलिक प्रदेश के लिए जम्बूद्वीप, हिमवर्ष, व नाभि वर्ष के रूप में क्या मिलता है, उल्लेखित मिलता है। यानी भारत के लिए सर्वप्रथम जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो भागवत पुराण के 5वें स्कंद में किया गया। नाम क्या किया गया, जम्बू वर्ष, नाभि वर्ष और हिम वर्ष के रूप में इसे क्या किया गया, चिन्हित किया गया। और अपने जो नेट के एग्जाम होती है, जो आईएएस की एग्जाम होती है, उनमें ये जो प्रश्न है ये बहुत बार पूछा गया कि जम्बू वर्ष किस भौगोलिक प्रदेश के लिए प्रयोग किया गया। तो हम कहते हैं मुख्य रूप से भारत के लिए, और मुख्य रूप से हिंद महासागर से लेकर आर्कटिक सागर का जो बीच का जो हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है, जम्बू वर्ष कहा जाता था, या हम कहते हैं नाभि वर्ष या हिम वर्ष के रूप में क्या किया जाना था। और एक भागवत पुराण से संबंधित ही एक चीज और मैं बता देता हूं, एक है जिसे हम बोलते हैं मत्स्य पुराण। मत्स्य जो पुराण है, इस मत्स्य पुराण में कहा गया है कि एक है पर्वत श्रृंखला जिसे हम बोलते हैं हिमालय, और हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में जो भौगोलिक प्रदेश है इसे क्या कहा जाता है, भारत कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ है भागवत पुराण और मत्स्य पुराण में भारत का जो उल्लेख है वो बहुत बार किया गया। अब हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान का नामकरण कैसे हुआ, और हिंदुस्तान के नामकरण की जैसे ही चर्चा करते हैं, एक राजा था, राजा का नाम है राजा डेरियस। राजा डेरियस प्रथम वो शासक था जिसने इस भौगोलिक प्रदेश के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। यानी राजा था ईरानी, कहां के थे, ईरान के थे। और ईरान के ये जो राजा डेरियस थे, ये इन्होंने देखा कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो जाति रहती है वो हिंदू है, वो हिंदू है। और इस कारण से सिंधु नदी घाटी के आसपास का जो भौगोलिक प्रदेश है उसे क्या कहा जाने लगा, हिंदुस्तान कहा जाने लगा, हिंदू लोगों के कारण। राजा की बात करें तो कौन सा होगा, डेरियस, राजा डेरियस। कहां के थे, ईरान। अगर सीधा एक प्रश्न पूछ ले कि भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप कहोगे ईरानियों ने। शासक की बात करेंगे तो राजा डेरियस ने इसका क्या किया था, प्रयोग किया था। इसी प्रकार से देखो ईरानी विदेशों से आक्रमण करके आए, इसी प्रकार से आक्रमण जो था वो यूनानियों ने किया। और यूनानी जो शासक थे, इन शासकों ने सिंधु नदी को इंडस नदी कहा। सिंधु नदी को क्या कहा, इंडस। और इसके आसपास का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसे क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। यानी यूनानी शासकों ने भारत को सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उसे इंडस यानी इंडिया के नाम से संबोधित किया। इसी प्रकार से आपको पता है कि बाह्य जो आक्रमणकारी थे वो थे आर्य, और आर्य जैसे ही उन्होंने इन दर्रों से प्रवेश करके, आपको पता है कि आर्य वो जाति थी जिसने लोहे धातु का प्रयोग किया, घोड़ों का प्रयोग किया, और लोहे धातु वह घोड़ों को प्रयोग के कारण यहाँ की मूल जो जाति थी जिसे हम कहते हैं द्रविड़, भारत की मूल जो जाति थी द्रविड़ को उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर खदेड़ दिया। तो आर्य आए और आर्य लोगों ने उत्तरी भारत के पूरे भौगोलिक प्रदेश पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और इस कारण से उसे आर्यवर्त के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि भाई उत्तरी भारत में आर्य रहते हैं, दक्षिणी भारत में भारत की मूल जो जाति है द्रविड़ क्या करती है, निवास करती है। और इन्हीं आर्यों की एक संतान जो थी, एक राजा था भरत, और भरत का जो विस्तार था आर्य जाति में सर्वाधिक होने के कारण इस संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश को क्या कहा जाने लगा, भारत कहा जाने लगा। देखो आर्यों के बाद में आपको पता है भारत में बाह्य जो आक्रमणकारी थे मुगल, वो आए और मुगलों ने पूरे भारत की ओर पर क्या क्या अधिकार किया। जैसे मुगल जो काल था वो धीरे धीरे क्षीण होने लगा, खत्म होने लगा, तो अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने भारत पर बहुत समय तक राज किया। जैसे ही 1947 में अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया, 15 अगस्त 1947 को, जैसे ही
आजाद किया तो भारत का संविधान लिखा गया। और आपको पता है भारत के संविधान में जो महत्वपूर्ण जो योगदान है वो किसका है? महत्वपूर्ण जो योगदान है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारत का जो संविधान है उसको मूल जो रूप है वो प्रदान किया गया। और आपको पता है संविधान जो है वो किस भाषा में लिखा गया? बताओ भाई। भारत का जो संविधान है उसकी मूल भाषा क्या है? अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी, हिंदी में नहीं है। ध्यान रखना कि भारत का जो संविधान है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। प्रश्न यही है कि भारत के संविधान में भारत के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया? तो हम कहते हैं इंडिया, डेट इज भारत। इंडिया जो कि क्या है? भारत है। यानी कहने का अर्थ भारत शब्द और इंडिया शब्द का प्रयोग कहां पे किया गया? संविधान में किया गया। संविधान में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। पहली बात तो याद थी। यानी कहने का अर्थ संविधान से पूर्व इसका नामकरण कैसे हुआ है वो हमें क्या करना है? याद रखना है। जैसे ही याद हो जाता है नेक्स्ट पार्ट पर हमें क्या करना है? चलना है। हमने नामकरण कर लिया और जैसे भूगोल में नामकरण हो जाता है तो हमें उसकी स्थिति का पता करना होता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि भारत जो है वो हमारी पृथ्वी के कौन से हिस्से में अवस्थित है? भारत एशिया महाद्वीप के कौन से हिस्से में क्या है? अवस्थित है। इसके बारे में हमें क्या करनी है? चर्चा करनी है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? अब हम बात करते हैं भारत जो है इसका विश्व के संदर्भ में तुलना। आप सबको पता है ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है और इस रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। एक उत्तर में 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसे कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, या हम बोलते हैं कर्क रेखा। एक है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे बोलते हैं मकर रेखा। तो कहने का अर्थ 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो इस पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटते हैं। इसके उत्तर में है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसके दक्षिण में है उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। एक बात तो ये। दूसरी, आपको पता है उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं होती हैं काल्पनिक उसे बोलते हैं देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। और ये जो देशांतर है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जीरो डिग्री देशांतर रेखा या इसे बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ये इस संपूर्ण पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करते हैं। इसके पूर्व में है उसे पूर्वी गोलार्ध, इसके पश्चिम में उसे बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा संपूर्ण पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटती है? 2 गोलार्धों में। तो टोटल गोलार्ध कितने हो गए? 4 गोलार्ध हो गए। कितने गोलार्ध हो गए? 4 गोलार्ध। एक को हम बोलेंगे ये जो गोलार्ध है उत्तर, और इसे ही हम बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। ये है पूर्वी गोलार्ध, ये हमने कह दिया उत्तरी गोलार्ध, और ये कौन सा हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। 4 गोलार्ध। इस संपूर्ण भाग को यानी 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री के बीच का ये हिस्सा है, इस गोलार्ध को बोलते हैं उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। इसको बोलेंगे 0 से लेकर 0 तक का, इसे हम बोलेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और ये जो है 0 से लेकर इस 0 के मध्य, इसे बोलेंगे
दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, और 0 से लेकर इसके बीच में जो हिस्सा है ये संपूर्ण भाग, इसे हम बोलेंगे दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। यानी संपूर्ण पृथ्वी को हमने कितने गोलार्धों में बांट दिया? 4 गोलार्धों में बांट दिया है। अब बात ये है कि भारत की विश्व के संदर्भ में जैसे तुलना करते हैं, भारत कौन से गोलार्ध में आता है? तो यहां पे मैं मैप बना के आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। भारत जो है वो इस गोलार्ध में इस प्रकार से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। और आप सबको पता है, इस प्रकार से अगर हम बात करें इस प्रकार से, ये जो है ये भारत जो है एशिया महाद्वीप में अवस्थित। यानी कहने का अर्थ है, अगर हम बात करें भारत जो है इस पृथ्वी पर कौन से गोलार्ध में है, तो हम बोलेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। दूसरी हम बात करेंगे कि भारत जो है ये पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, और ये जो देश है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्या माना जाता है? देश माना जाता है। और जैसे हम 7वें बड़े देश की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से देश बड़े। तो जैसे इस बात पर चर्चा करते हैं तो आपको पता, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला जो देश है वो है रूस, दूसरा जो है वो है कनाडा, तीसरा जो है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा जो है वो है चीन, पांचवा जो है ब्राजील, छठा जो है ऑस्ट्रेलिया, और 7वां सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? भारत। कौन सा है? भारत। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से इस पृथ्वी पर 7वां सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? भारत। जो कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, चीन के बाद भारत जो है वो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। पहली विशेषता तो ये याद है कि भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश क्या किया जाता है? माना जाता है। दूसरी हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप के संबंध में, और एशिया महाद्वीप के संदर्भ में जैसे भारत की चर्चा करते हैं तो ये एशिया महाद्वीप दिखता है। यहां पे देखो एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम बोलते हैं यूराल। यूराल पर्वतमाला से यूराल नदी निकलती है और वो कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर के दक्षिण में काकेशस पर्वतमाला, काला सागर जो है वो एशिया व यूरोप की सीमा का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। तो एशिया महाद्वीप के कौन से भाग? देखो ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी है, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में भारत क्या है? अवस्थित है। हम यहां पे लिख रहे हैं एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में है? एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में भारत अवस्थित है। और एशिया महाद्वीप में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बात करें तो आपको पता है पहले नंबर पर एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन आता है? रूस आता है। दूसरा कौन सा आता है? चीन आता है।
और तीसरा कौन सा आता है, भारत आता है। यानी एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो क्रम है वो कौन सा है, तीसरा है। पहला रूस है, दूसरा चीन है, तीसरा भारत है। अगर चौथे की बात करेंगे तो कजाकिस्तान। अगर एशिया महाद्वीप में चौथा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है कजाकिस्तान। और आप सबको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुज जो देश है वो कौन सा है, कजाकिस्तान है, यानी जिसके समुद्र की सीमा नहीं लगती। और पांचवा सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब। कौन सा है, सऊदी अरब। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे एशिया महाद्वीप में, तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा आता है, वो दूसरा ही आता है, क्योंकि चीन जो है जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या रखता है वो कहां पे, एशिया महाद्वीप में क्या है, अवस्थित है। तो कहने का अर्थ ये है कि भारत अगर विश्व के संदर्भ में तुलना करोगे तो विश्व में गोलोग में उत्तरी पूर्वी भाग में है, और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो 7वां है। जबकि अगर एशिया महाद्वीप के संदर्भ में बात करेंगे तो हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप में भारत जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में यानी एशिया भाग के दक्षिणी भाग में है, और एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो दूसरा। अगर रूस को यूरोप में शामिल कर लेते हैं तो चीन के बाद में दूसरा। अगर रूस को एशिया में रखते हैं तो कौन सा आएगा, तीसरा आएगा, क्योंकि रूस जो है वो 2 महाद्वीपों में अवस्थित है। एक तो कौन सा है, रूस यानी यूरोप महाद्वीप, और एक जो है वो एशिया महाद्वीप। दूसरा जो देश है जो 2 महाद्वीपों में अवस्थित है वो तुर्की है। तुर्की भी यूरोप में भी है और दूसरा कहां पे है, एशिया महाद्वीप में भी अवस्थित है। तो दोनों ही दृष्टि से याद रखना, अगर रूस ऑप्शन में पहला है तो पहली प्राथमिकता रूस को देनी है। अगर रूस नहीं है तो चीन के बाद जो है वो भारत जो है वो विश्व एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्या माना जाता है, देश माना जाता है। और आप सबको बता दिया कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्यवर्ती भाग से होकर क्या करती है, गुजरती है। इतनी बात जो है वो आपको परिचय में, भारत का जो परिचय उसमें क्या करनी है, याद रखनी है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जो सुझाव है वो जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको लेटेस्ट जो न्यूज है वो प्राप्त नहीं होगी। अभी हम एक श्रेणी और स्टार्ट करने जा रहे हैं, राजस्थान का भूगोल। तो इसलिए राजस्थान, भारत और विश्व जो प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम की मूलभूत आवश्यकता है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको प्राप्त होते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।